जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दो हमने कर लिए हैं। ये जो मैथ की प्रैक्टिस की सीरीज मैंने शुरू करी है, ये कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा फायदा देगी, इतना ज्यादा फायदा देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैथ में आप कब पूरे पूरे नंबर ठोक के आओगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हमें सही से आता है तो पूरे पूरे नंबर दिला देता है। और ये मैथ जिस भी एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई कांस्टेबल हो, या फिर हाई कोर्ट क्लर्क स्टेनो हो, या हर वो फोर्स का एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, आप पूरे पूरे नंबर मार के आओगे। लेकिन उसके लिए आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे आप मेरे साथ कर लो या फिर कहीं और से कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम बचेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे मैथ में। तो प्रैक्टिस सेट का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है, उसका पहला सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल में क्या कहा गया है? प्रयास करा करो कि आप मुझसे पहले सवाल को हल करने की कोशिश किया। क्योंकि आप अगर इतनी स्पीड बढ़ा लोगे कि सवाल को देख के आप एक दो लाइनों में उसका आंसर ले आओगे, तो समझ जाना कि आपकी एक्यूरेसी और टाइमिंग बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। 15 सवाल मिलेंगे आपको यहाँ पर, और 15 में से मेरे हिसाब से कम 12-13 सवाल तो आपको करने ही चाहिए। अगर आप इतने कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक है। और अगर आप 7-8 भी अटक जा रहे हो या 6 पे अटक जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्त आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो सवाल नंबर 1 है, सवाल में क्या कहा गया है देखना जरा। सवाल में कहा गया है, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 10 है। वो कह रहा है कि यदि भुजाओं की संख्या 10 है। देखो यहाँ पर अंतःकोण लिखा है, कहीं कभी कभी वो आंतरिक कोण भी देता है। तो सम बहुभुज के आंतरिक और बाह्य दो कोण होते हैं, तो मैं आंतरिक कोण पूछा जा रहा है, बाह्य कोण भी मैं आपको बता दूंगा। आंतरिक कोण क्या होता है भाई? आंतरिक कोण होता है n-2 n-2 गुणा 180 और बटे में रहता है n। इसकी चर्चा मैंने आपको कल यानी दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी करी थी, अगर आपको सही से याद हो। बाह्य कोण भी मैं इसका बता दूंगा क्या होता है। जहां पर ये जो n है, n बराबर हमें क्या होता है? ये भुजाएं होती है, n हम बोलते हैं भुजाओं को। यानी कि यहाँ पर भुजाओं की संख्या 10 दे रखी है, इसका मतलब है कि ये n का मान दे रखा है। n का मान कितना है? 10 दे रखा है। तो बस यहाँ पर फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। n बराबर अगर 10 है तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो आप कहोगे हाँ जी सर, तो 8 गुणा 180 और बटे में कितना कर लोगे? 10 कर लोगे, बस आपको आंसर आ जाएगा। इसको हल करते ही जीरो से जीरो कटेगा और 18 अट्ठे 144 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि पहले सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 144 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल और आपके सामने आएगा, करने का प्रयास करिए कि आप कर पा रहे हो क्या। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखना क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 में वो जरूर कुछ ना कुछ कहेगा, है ना। तो ये आया सवाल नंबर 2 आपके साथ। ठीक है भाई, करने का प्रयास करो जरा, क्या कह रहा है सवाल। अच्छा सवाल है, आराम से बना लोगे। ठीक है भाई, सवाल नंबर 2 है, करो जरा, क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 120 हो। देखो मैंने कहा था ना, कहीं वो अंत्य बोल देता है, कहीं आंतरिक बोल देता है। उसने आपके समबाहुभुज का आंतरिक कोण 120 दे रखा है। कितना कोण है भैया? 120 दे रखा है। तो उस समबाहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी? मैंने कहा था कि जो भुजाएं होती हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, यानी n का मान वो पूछने जा रहा है। तो आंतरिक कोण मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। आंतरिक कोण होता है n-2 और गुणा 180 और बटे में क्या रहता है? n रहता है। जबकि आंतरिक कोण कितना है हमारे पास? 120 है। तो यहाँ पर रख देंगे हम 120 और बराबर कितना रहेगा? n-2, है ना। n-2 और गुणा 180 और बटे में, बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसको काट लेंगे, जीरो से तो जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। कितना भैया?
6 तिया 18 हो जाएगा। ये लाइन कहाँ है ना। इसको भी हल कर लेंगे। देखो n की गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2n बनेगा, तो ये बनेगा यहाँ पर 2n और बराबर यहाँ पर इस 3 की गुणा अंदर कर दोगे तो ये बनेगा 3n माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का n बचेगा, माइनस का n और माइनस का कितना 6, तो माइनस से माइनस कटेगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6। ऑप्शन सी यहाँ पर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला सवाल और आपके सामने आएगा, सवाल नंबर अगला। हाँ, मैं बाह्य कोण की बात कर रहा था, वो मैंने आपको बताया था शायद, है ना। इसका जो बाह्य कोण भी होता है, इसका बाह्य कोण जो होता है वो होता है 360 बटे में n। बस ये इसका बाह्य कोण होता है। कहीं पर नोट कर लेना, जरूर कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है ये, तो इसको और इसको दोनों को नोट कर लेना। बाकी कोशिश रहेगी कि हम बिना फार्मूले के, है ना, चीजों को करा करें और करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें मजबूरी बन जाती है फॉर्मूले से करने। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, देखना क्या कह रहा है वो। सवाल में क्या कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है। सवाल आपके सामने है। इस तरीके का सवाल मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में कराया था। तो 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आप आराम से बनाओ और बताओ इसका जवाब क्या होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा। आराम से बना लो। सवाल में क्या कहा गया कि एक वर्ग है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 30% और 20% बढ़ा दी। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, यही रामबाड़ फॉर्मूला है। देखो, आपको उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना चाहिए जो कई सवालों पे लगता हो, जो एकदम कॉमन हो, कहीं पर भी उसको फिट कर दो। ऐसा फॉर्मूला आपको कभी याद नहीं करना चाहिए जो एक ही सवाल पे लगे और फिर उसका कहीं पर इस्तेमाल ही ना हो, तो वो फॉर्मूला बेकार। तो यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये हमेशा परसेंटेज वृद्धि और कमी निकालने के लिए होता है ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि 30% की वृद्धि कर दी, फिर उसने 20% की वृद्धि कर दी, लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20%, है ना भैया। तो 30 प्लस 20 और प्लस क्या रहेगा भैया एक्स वाई की गुणा, यानी दोनों की इनकी गुणा कर देंगे तो ये बनेगा 3 दूनी 6 यानी 600 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, ये क्या हो रहा है भैया आज, क्या कर रहा है? ये कितना होगा 600 और बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होंगे, 3 और 2 5 और 6 कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 56। कितना हुआ भैया 56%। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 56%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर अगला चलेंगे। देखो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल नंबर 4 बनाने का पूरा प्रयास करो, जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, यानी 10 सेकंड का। 10 सेकंड में सवाल को उड़ा दो, बिल्कुल सेम है, डिजिट चेंज। अगर आपको आता है फिर भी करो, नहीं आता है तब भी करो। सवाल में कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बढ़िया सवाल है एकदम, उड़ा दोगे इसे, देखते उड़ा देना चाहिए। देखो, आयत की लंबाई में और चौड़ाई में वृद्धि करी गई है 12% और 10%। बिल्कुल यही सवाल मैंने पीछे करवाया था आपको, सवाल नंबर 3, बस डिजिट चेंज है आपके। तो हम क्या करेंगे, 12% की वृद्धि यहाँ पर हो गई, 10% की वृद्धि यहाँ पर हो गई, और प्लस दोनों की गुणा कर देंगे इनकी, तो 12 ढाई कितना होता है 120 और बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है भाई, इसे हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 12 और 10 कितना होगा 22, और प्लस यहाँ पर 1.2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे
तो ये बनेगा 23.2 की वृद्धि हो जाएगी। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आज बोर्ड कुछ गड़बड़ सा कर रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सवाल नंबर एक और आपके सामने आएगा, देखना क्या बोल रहा है सवाल में। सवाल नंबर है 5। क्या कह रहा है, सवाल को बनाना शुरू करो, करो जरा, थोड़ा छेड़छाड़ शुरू करो सवालों के साथ, कोशिश किया करो। अगर होता है तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, और अगर नहीं होता है तो देखो और समझो, फिर खुद से करने का प्रयास करो। सवाल नंबर आ गया आपके सामने 5 बार। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कहा गया है, यदि दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 3 हो, यानी कि दो संख्याएं हैं, उसका योग जो हमें दिया गया है वो 25 है, और अंतर जो दिया गया है वो 3 है, तो गुणनफल होगा, यानी उन संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा है। अगर संख्याएं आप ए और बी मान लेते हो, अगर आप संख्याएं कोई भी संख्याएं हो, आपने मान ली है ए कोमा बी, ऐसे है ना, तो योग कितना है 25, तो आप कहोगे ए प्लस बी बराबर कितना हुआ 25, और अंतर हमसे दिया है तो अंतर हो जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना होगा भैया 3 हो जाएगा। कितना? 3 हो जाएगा। बस यहाँ से ए बी के मान मिल जाएंगे। गुणनफल पूछा है, यानी ए बी हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है भाई, ये हमसे पूछा जा रहा है और ये हमें दे रखा है। जब भी हमारी कंडीशन ऐसी बन जाए समीकरण में कि जब प्लस और माइनस की कंडीशन हो और सेम डिजिट हो, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार जोड़ के आधा कर देंगे तो ए का मान निकल पाएगा। एक बार जोड़ के इनको आधा कर दो, जोड़ूंगा तो कितना आएगा भैया 28। 28 का आधा कितना होता है? 28 का आधा होता है 14, यानी ए का मान आ चुका है 14। उसी तरीके से अगर हम घटा के आधा कर देंगे तो हमारा बी का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर घटाओ जरा, 25 में से 3 का 22 बचे, और 22 का आधा कितना होता है भाई? 22 का आधा कितना होता है? 22 का आधा होता है 11। बस, यानी ए भी हमसे पूछा है, यानी वो कह रहा है कि 14 गुणा 11 की आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बनेगा कितना, देखो दूर दूर 1 4 और योग करके बीच में लिख दो, यानी 154। ए बी बराबर कितना आएगा 154 आ जाएगा। 154 कहीं पर है क्या? 154 है यहाँ पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप 14 की और 11 की गुणा करोगे तो ये निकल कर आएगा। तो मैंने बताया था कि जब दो संख्याएं हों और 11 से गुणा करनी हो तो हम कैसे करते हैं, तो आप क्या करोगे, जिसकी आप गुणा कर रहे हो 11 से, उसे एक बार दूर लिखो इस वाली संख्या को, एक बार इससे दूर लिखो। तो मैंने एक बार यहाँ पर लिखा होगा इसको और एक बार यहाँ पर लिखा, फिर इन दोनों का योग करके बीच में रख दो तो हमारी गुणा हो जाती है। बस 11 और 14 की गुणा 154 बैठेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सवाल नंबर अगला, छठा सवाल आपके सामने आएगा। ठीक है भाई, सवाल नंबर 6। क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह का सवाल मैंने आपको कल भी कराया था। क्या बताया था मैंने? मैंने ये बताया था कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है, तो कोई संख्या यहाँ पर रही होगी, उस संख्या को जब 899 से भाग किया गया तो शेषफल कितना बचा? 65 बचा, है ना। तो जो शेषफल बचता है, उसी शेषफल को जो संख्या से विभाजित करा रहा है उससे भाग करके जो शेष बचेगा वही आपका आंसर है। जैसे यहाँ पर 65, तो आप 65 को इस 31 से भाग कर दो। 65 को 31 से आप भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई? तो आप कहोगे 31 या 63 होते हैं, कितने भैया? नहीं, 93 होते हैं 31 या, तो 31 दूनी 62 कर लो। जब आप 62 कर लोगे तो शेष कितना बच जाएगा? शेष बचेगा 3। शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा, और यही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नंबर एक और आपके सामने आएगा। सवाल नंबर है 6। क्या कह रहा है सवाल में जरा?
पढ़ो, करने का प्रयास करो, इसको भी आराम से बना लोगे। सवाल में कह रहा है कि एक बेलन एवं शंकु के आयतन बराबर है। हमारे पास बेलन है और शंकु है, उसके जो आयतन है वो बराबर है तथा उनकी आधार की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है। बताएं कि उनकी ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। आपको अच्छे से पता है, आप बढ़िया से जानते हो कि जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है भाई। आप कहोगे बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और ये कह रहे हैं दोनों बराबर है, बेलन और शंकु के जो आयतन है वो दोनों बराबर है, इसलिए मैं बराबर कर रहा हूँ इसको। ठीक है भाई। फिर हमसे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है शंकु के आयतन भी क्या है, बराबर है, दोनों के आयतन बराबर है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। लेकिन इनकी त्रिज्याएं अलग अलग है, तो यहाँ पर मैं त्रिज्या इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसकी ऊंचाई 1 मान लेता हूँ, इसकी ऊंचाई 2 मान लेता हूँ, बस काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई। यहाँ पर पाई से पाई काट देंगे। ठीक है भाई। त्रिज्या जो पहली वाली दी गई है वो किसकी है, यहाँ पर 2 है तो 2 का हम वर्गमूल करेंगे, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा h1 बराबर, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर स्क्वायर है, एक का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, तो 1 गुणा h2 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। तो जब ऊंचाई का, सॉरी यहाँ पर 1/3 भी था ना, 1/3 भी था यहाँ पर 1/3 भी था, तो 3 की गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालेंगे तो ये बनेगा h1/h2 बराबर, ये बनेगा 3, 1/12 हो जाएगा। कितना भैया, 1/12, और अनुपात कितना बैठेगा, 1:12, 1:12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि उनकी ऊंचाइयों में जो अनुपात होगा वो 1:12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप इसको कर पाओगे, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ इसका तो आप नहीं कर पाओगे। इस मेंसुरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इससे हल का कोई चैप्टर नहीं है, और आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इससे भारी कोई चैप्टर नहीं। समझ रहे हो आप। हाँ। सवाल नंबर अगला, ये खाद तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय ने बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। वो कह रहा है कि एक खाद्य तेल था उसमें 25% की वृद्धि होगी। ठीक है भाई। वो कह रहा है कि इस मद पर व्यय न बढ़े, यहाँ पर न बढ़ने के लिए, ये वाला न नहीं होगा यहाँ पर, ये टाइपिस्ट ने फिर से गलती करी है, यहाँ पर न ये वाला नहीं होगा, न यहाँ पर मना करने वाला होगा, यानी ये वाला। ठीक है ना भाई, ये फिर टाइपिस्ट से गलती हो गई, ये वाला नहीं होगा यहाँ पर। अब समझो सवाल को। अगर खाद्य तेल का 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, वो ये कहना चाह रहा है सवाल में। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला फिर देता हूँ, यानी ये जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में मैं लिखवा रहा हूँ ये ऐसे फॉर्मूले रामबाण फॉर्मूले हैं, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो, कहीं पर भी। लेकिन इसको आप फ्रैक्शन से करना चाहोगे तो वो भी बता दूंगा मैं। देखो दोनों तरीके से सवाल को बताऊंगा। ये कह रहा है कि कमी करनी होगी, तो कमी बराबर होता है, कमी बराबर होता है, यहाँ पर लिख लेना इसको भी, ये होता है कमी परसेंट बराबर होता है वृद्धि गुणा 100 और बटे 100 प्लस वृद्धि। ये ठीक है भाई, इसको कहीं पर छाप लेना, आपके काम आएगा ये, है ना। इसको मैं फ्रैक्शन से भी करके दिखाऊंगा, जो फ्रैक्शन से इसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, तो वृद्धि कितनी की है, 25 की, तो 25 गुणा 100 और बटे में 100 प्लस वृद्धि, यानी 100 और वृद्धि 25 की कितना हुआ, 125। बस इसको हल कर लेंगे, तो 25 पंजे 125 और 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, है ना, तो 20 पंजे 100, यानी ये कितना रहेगा 20%। कितना भाई,
20% की क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसी सवाल को हम वैसे भी करते हैं, फ्रैक्शन से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो 25% की वृद्धि हो, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है ना, 25 चौका 100, आप कहोगे 5/4 होती है। कोई संख्या थी या खाद्य तेल था, पहले 4 था, बढ़ के कितना हुआ 5। अब वो ये कहना चाह रहा है कि इसको पहली वाली स्थिति में लाने के लिए कितनी कमी करनी होगी। तो आप कहोगे इस 5 में 1 की कमी कर दो, कितने की, 1 की कमी कर दो। तो ये इस कमी को परसेंट में बना दो, तो कमी गुणा 100 बटे 100 माइनस कमी गुणा 100, कितनी कमी है, 1 की कमी है। किससे करनी है कमी, इससे करनी है 5 से। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना बात को। अगला सवाल देखो, बहुत तरीके हैं सवालों को करने के, लेकिन यह है कि हम पे कौन सा फिट बैठ रहा है। सवाल नंबर 11, देखना वो क्या कह रहा है। तो एक बर्तन में अम्ल तथा पानी को 5:2 अनुपात में मिलाया जाता है और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, ऐसा होगा यहाँ पर। तदनुसार उस बर्तनों के मिश्रणों में से किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाए कि उनमें शेष अम्ल तथा पानी का अनुपात कितना हो जाए, 9:4 रह जाए। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि एक बर्तन है हमारे पास ए और दूसरा बर्तन है हमारे पास बी। ए में जो बर्तन है वो अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 का है, और बी बर्तन में जो अम्ल और पानी का अनुपात है वो 8:5 का है। तो वो कह रहा है इसको किस अनुपात में, है ना, मिश्रण निकालें कि अनुपात लास्ट में अम्ल का और पानी का 9:4 रह जाए, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, देखो करेंगे इस सवाल को। देखो इस सवाल को हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड क्या होता है अभी समझ जाओ। यहाँ पर ए है और बी है, दो है ना। तो ए बर्तन है ये और बी बर्तन है ये। अब इसमें किस अनुपात में निकालें कि अनुपात ये रह जाना चाहिए। ठीक है ना भाई, किस अनुपात में निकालें। तो पहला वाला है तो हम एक ही चीज ले लो, एक ही इंग्रेडिएंट ले आप, चाहे जो भी लो, चाहे आप अम्ल लो या फिर पानी। तो मैं अम्ल ले लेता हूँ, तो 5 लूंगा। तो टोटल मिश्रण यहाँ पर आप चेक करोगे तो कितना बैठेगा, 7 बैठेगा। टोटल मिश्रण 7 है यहाँ पर, लेकिन इस 7 में अम्ल कितना है आप कहोगे 5 है, तो ये बनेगा कितना, 5/7 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/7, 5/7। ठीक है भाई, और यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो बर्तन बी में, तो सेम ऐसे ही करेंगे। अम्ल कितना है 8, कितने में से 8 5 13 में से, तो 8/13 बन जाएगा। ठीक है, किस अनुपात में मिलाना है ये निकालना है, वो हमसे ही कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9:4 है। तो टोटल मिश्रण कितना है 9, अम्ल कितना है 9, कितने में 9 4 13, कितने में भैया 13 में। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे ऐसे क्रॉस मेथड निकाल के ऐसे कर दो तब आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इसको फ्रैक्शन को खत्म कर लो तब आ जाएगा। तो फ्रैक्शन खत्म कर लो, ज्यादा आसानी रहेगी। तो इसे कितने से भाग करें, तो 13 सत्ते 91 से भाग कर दो सबको, सॉरी गुणा कर दो। तो यहाँ पर 91 से गुणा यहाँ कर लो, 91 से यहाँ कर लो, और 91 से ही आप यहाँ पर गुणा कर दो। तो 7 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 13 सत्ते 91। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे कर लेंगे 13 सत्ते 91। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 से कट गया था ये, तो 13 पंजे 65, यहाँ पर रहेगा ए और बी, यहाँ पर रहेगा 65, और यहाँ पर कितना रहेगा 8 सत्ते 56, यहाँ पर रहेगा 56, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 9 सत्ते 63, ये हो जाएगा 63। बस आंसर आ जाएगा, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर 63 में से 56 गए तो कितने बचे भाई, यहाँ पर बच जाएंगे 4 और 3 7 बच जाएंगे अनुपात। और यहाँ पर अगर आप चेक करो तो कितना बचेगा, यहाँ पर 65 में से 13 गए 2 बच जाएंगे, 63 गए 2 बचे, यानी 7:2 में मिलाना चाहिए, 7:2। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना।
अगला सवाल फिर देखेंगे, आसान सवाल है, ज्यादा भारी नहीं। कैलकुलेशन में थोड़ी सी ये हो गया कि ये फ्रैक्शन में थी तो फ्रैक्शन मुझे खत्म करनी पड़ी, इसलिए ऐसा लगा। अगला सवाल देखेंगे फिर, सवाल नंबर अगला 12। अभी मैं थोड़ा ऐसा मेथड करा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, फिर मैं बहुत शॉर्ट करना शुरू कर दूंगा सवालों को। देखना क्या करा है सवाल में। सवाल नंबर 12 वो कह रहा है कि अपने सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य पर पहुंचने में वह आमतौर पर कितना समय लेता है। वो कह रहा है कि अपने सामान्य चाल की 4/5 से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर वो व्यक्ति 20 मिनट लेट हो जाता है, देर से पहुंचता है। तो अपने गंतव्य पर पहुंचने में वह आमतौर पर कितना समय लेता था या लेता है, ये बोल आप बोल सकते हो ना। तो आप देखो, जब भी ऐसी स्थिति आए तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि जो हमें फ्रैक्शन दी जाती है उसमें हमेशा एक का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर है, यहाँ पर एक का अंतर है, और ये एक का अंतर ही क्या होता है, समय होता है, चाहे वो देर हो या पहले हो। तो एक बराबर कितना होगा 20, इसकी गुणा यहाँ पर कर देंगे, आपकी क्या आ जाएगी, आमतौर पर समय निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 80 मिनट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिनट ही तो दे रखे हैं, मिनट 80 मिनट। और 80 मिनट का मतलब क्या होता है, 80 मिनट का मतलब होता है 60 70 80, यानी 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट है कहीं पे क्या, 1 घंटा 20 मिनट नहीं है। फ्रैक्शन में चीजें दी हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 80 को अगर हम 60 से भाग दें तो 0, तो ये बनेगा 4/3, और इसको हम भाग करेंगे तो 3 का ना 3, यहाँ पर बचेगा 1/3। एक सही 1/3 कहीं पर है, एक सही 1/3 यहाँ पर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वरना आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो मिनट को मैंने घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कर दिया, आंसर हमारा निकल के आ गया। अगला सवाल देखेंगे फिर, सवाल नंबर 13। देखना इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। यानी अब वो कह रहा है कि अब वही राशि उसी दर से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी, लेकिन 6 गुना हो रही है, वो 2 गुना हो रही है 6 वर्ष में। तो आप देखो, कोई धनराशि है एक, और वो भैया रे कितना गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। 2 गुना हो जाती है कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि उसी दर से वही राशि 8 वर्ष में 8 गुनी कितने समय में हो जाए, है ना। अब आप देखो कि एक राशि है और वो 8 गुनी होना कह रही है, कितना 8 गुनी। तो जो भी गुना गुनी होता है उसको हम 2 की स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर मुझे 3 करना पड़ेगा, कितना 3 करना पड़ेगा, तभी तो इसकी फॉर्म में बनेगा। तो बस वो कह रहा है कितना समय लगेगा, समय हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, समय ये वाला समय हमसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इस 3 की गुणा यहाँ पर कर दो, तो 6×3 = 18, यानी 18 वर्ष लगेंगे उसको 8 गुना, 18 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14। आ गया होगा, करना भी जरा सवाल। पानी पी लो, थोड़ी खांसी सी हो रही है। थोड़ा बेहतरीन सवाल है, आराम से बना दोगे। मेरा सवाल में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदह तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आ जाती है। तदनुसार
उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है ये पूछा जा रहा है। देखो एक रेलगाड़ी है जो यहाँ से यहाँ तक जाती है, जाने में उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना पड़ता है और वापस आने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो दूरी है ना वो निश्चित है। अब मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि जब भी दूरी निश्चित हो और अलग अलग चाल से चली जाती हो तो उसका औसत चाल निकालना हो तो हम निकालते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ही बता दूं, ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ। यानी जो एवरेज चाल होती है, एवरेज चाल होती है वो होती है हमारी 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रखें इन चीजों को, तो 2 गुणा, देखो दोनों की गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, इन दोनों की गुणा कर दो 20 की और 30 की, तो 6 मतलब 60 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 का मतलब होता है कितना, 600, 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ पर करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, यानी 30 और 20 कितना होगा, 50 हो जाएगा। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कटेगा और 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं, और 12 दूनी 24, कितना, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी उसकी औसत चाल, 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सवाल का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल फिर देखिए, ये चीजें मैं वो करवा रहा हूँ कि आपको दोबारा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम भूल गए क्या था क्या था क्या था। इस चीज को देखो और पेंसिल कॉपी लेकर बैठा करो, नोट करो और काम खत्म। क्या कह रहे हो, आपने तो मिटा ही दिया, वो मिट गया, मुझे नहीं पता था, कर्सर था वहां पे। लास्ट सवाल है, सवाल नंबर सॉरी वगैरह है कि अपनी वास्तविक चाल के 3/5 से कोई व्यक्ति अपने दफ्तर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा। देखो ये वही सवाल है जो अभी मैंने पीछा करा है ना। तो उसकी जो चाल है ना, अपनी वास्तविक चाल के कितना जा रहा है, 3/5 जा रहा है, ठीक है, लेकिन कितनी देरी हो रही है उसे, 20 मिनट, 20 मिनट की देरी हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो तो अंतर, मैंने बताया था अंतर को हमेशा ध्यान में रखना। क्या अंतर है, अंतर है यहाँ पर 2 का। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे दोबारा। कितना है, 3/5, समझ तो गए हो आप, 3/5 है। अंतर यहाँ पर 2 का दिया है और यहाँ पर जो अंतर निकल कर आ रहा है वो 20 मिनट का निकल के आ रहा है। ये क्या कर रहा है आज बोर्ड, आज बोर्ड परेशान कर रहा है भाई दोस्त, है ना। 2 का अंतर निकल के आ रहा है और यहाँ पर कितना है भैया, 20। तो यहाँ पर जब घटाओगे तो 1 बराबर कितना आएगा, 10, 1 बराबर 10 आ जाएगा। और 10 की गुणा कहाँ कर दोगे, इस 3 में कर दोगे। जब 3 में इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट आ जाएगा। 30 मिनट और 30 मिनट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आज बकवास कर रहा है, आज बकवास। 30 मिनट हो गए, कहीं पर है कि नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज बोर्ड परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अगला सवाल देखेंगे। अच्छा सवाल खत्म, 15 ही थे, वाह बढ़िया सवाल थे, मजा आ रहा था करने में। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इन सवालों का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तब आपके लिए मुश्किल है, और कॉन्सेप्ट आप इनका जान रहे हो बढ़िया से तो आपके लिए आसान है। हर वो चीज हमारे लिए कठिन होती है जो हमें पता नहीं होती, हर वो चीज हमारे लिए सरल होती है जो हमें पता होती है, जो हमसे आती है। तो 15 सवाल से ये खत्म हो गए। आपका क्या स्कोर रहा इन 15 सवालों में, आप कितने कर पाए हो कितने नहीं, वो स्कोर मुझे कमेंट में जरूर बताना हो सके तो। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में 10 से ऊपर सवाल कर रहे हो तो आप ठीक ठाक हो, आप थोड़ी सी मेहनत और करोगे, 15 में से 15 आपके निश्चित आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 से नीचे 6-7 पे लटक जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत आप यहाँ से बड़ी आराम से कर सकते हो। आधा घंटे की टोटल वीडियो होती है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लियर हो जाते हैं।
तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि सही लगेगा तभी आप करो। तो मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।